बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7.5 सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है उसकी जो है वो रिलेशन के ऊपर चलेंगे। बेसिकली पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड प्रूव दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको कहा जाता है कि आपने सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है और ये प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हमें ये बात पता है, ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ कर आए हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। राइट, तो पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर आप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करवाएंगे किसी स्ट्रिंग के साथ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, बीइंग एज अ सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पर मैं यहाँ पर डिफाइन भी इसी तरह से कर रहा हूँ इसको। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड विद इट्स अपर एंड एज शोन इन फिगर। यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो है वो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है। इसके साथ में क्या किया हुआ है, एक बॉब को जो है वो सस्पेंड करवाया हुआ है और इसके अपर एंड को आपने फिक्स करवाया। तो ये क्या करेगा, बीइंग एज अ सिंपल पेंडुलम हमारे लिए एक्ट करेगा। व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखें ये जब रेस्ट में था तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, यानी कि ए पोजीशन पे था। आप इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, बी पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। आप एक्सट्रीम पॉइंट से आप इसको रिलीज करवाओगे तो ये क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। राइट, तो ये हम लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन ए। तो हमें यही प्रूव करना होगा कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है बेसिकली यही सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये जो मेरे पास मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो होनी चाहिए। सही, तो इसके लिए हम लोग जो है वो कंसीडरेशन यहाँ पर लेंगे दैट कंसीडर सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक पेंडुलम है जिसके बस मैंने जो है वो बॉब को हैंग करवाया हुआ है। लेट करें कि ये जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। देखें हम यहाँ पर कंसीडरेशन ले रहे हैं, लेट लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल। ये एल जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं किसको क्या कर रहा हूँ, ए से बी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। देखिए एक्स आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। थीटा इज एंगल फॉर्म्ड व्हेन इट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, और ये एंगल बन रहा है स्ट्रिंग्स के दरमियान, यानी कि पहले स्ट्रिंग रेस्ट में थी फिर आपने इसको डिस्प्लेस करवाया तो ये एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट एंगल। राइट, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये देखें वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो है वो अपवर्ड स्ट्रिंग के अंदर जो एक फोर्स जनरेट हो जाए दैट इज कॉल्ड द टेंशन। तो हमारे पास टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज गिवन एज। देखें यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं तो बॉब के ऊपर जो है वो अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास बॉब के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। वेट इसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट इसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो हमारे पास टेंशन एक्ट करेगी वो कहाँ करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो हमारे पास मोर देन सिंगल फोर्सेज जब एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम नेट फोर्स की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। राइट, अगर हमारे पास जो है मोर देन वन फोर्सेज लग रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम जो है वो नेट फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट नेट फोर्स इक्वल्स टू वेट प्लस टेंशन। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वेट जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। राइट, अब देखें बेसिकली मुझे तो जो है वो मोशन से रिलेशन जो है वो जनरेट करवाना है। तो मोशन से रिलेशन अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो देखिए ना मुझे वेट जो है वो मोशन करवाता हुआ नजर आ रहा है, ना ही मुझे टेंशन जो है वो मोशन करवाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो कि मुझे मोशन को रिप्रेजेंट करके दे। तो मैं फिर इसके लिए क्या कराऊंगा, मैं वेट को इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दूंगा। दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। राइट, वेट को मैं क्यों लेकर आया, वेट को मैं इसलिए लेकर आया ताकि मैं जो है वो मोशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बना सकूं, क्योंकि वेट तो जो है वो मोशन नहीं करवा रहा, ना ही टेंशन जो है वो मोशन करवा रहा है। क्योंकि वेट अगर मोशन कराएगा तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करवाएगा, और अगर टेंशन जो है वो मोशन कराएगी तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में करवाएगी। राइट, तो लेकिन हमारे पास तो बॉब जो है वो इस तरह से मोशन कर रही है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इस तरह से मोशन कर रहा है। तो ये मोशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेट को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये देखें ये एंगल हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन से बन रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे पास सेम होते हैं,
यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये एंगल इसी लाइन से बन रहा है, दैट्स वाई ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब देखें एंगल यहाँ से बन रहा है तो ये मेरे पास होगी वर्टिकल डायरेक्शन इसकी, और ये मेरे पास होगी इसकी पैरेलल डायरेक्शन, राइट। एंगल के सामने वाली साइड जो है वर्टिकल होती है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दैट्स वाई मेरे पास कंपोनेंट्स हैं रिवर्स हो जाएंगे। एक बात शॉर्टकट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उसके आप कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट्स आपके रिवर्स हो जाएंगे। वैसे बेसिकली वेट का पैरेलल कंपोनेंट जो है वो W cos of थीटा होना चाहिए और वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट W sin of थीटा होना चाहिए। लेकिन जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूविंग जो है वो पोजीशन में होगा तो आपके कंपोनेंट्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि वेट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा W cos of थीटा और जो वेट का पैरेलल कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इन W sin of थीटा। सही, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये हमारे पास बेसिकली ट्रायंगुलर ज्योमेट्री से आता है कि हमारे पास वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो W cos of थीटा बन जाता है और वेट का पैरेलल कंपोनेंट जो है W sin of थीटा बन जाता है। लेकिन यहाँ हमने जो है वो एंगुलर मतलब ट्रायंगुलर ज्योमेट्री नहीं दिखानी है, तो मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट के जो है वो आप कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट्स आपके रिवर्स हो जाएंगे। वर्टिकल बन जाएगा W cos of थीटा, पैरेलल बन जाएगा W sin थीटा, राइट। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि फोर्स हमारे नेट फोर्स हमारे पास जो है वो बेसिकली दो फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रही है, एक वेट वाली फोर्स एक्ट कर रही है, दूसरी टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब जो है क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया तो मैं इसको जो है वो नेट फोर्स को कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिफाइन करूंगा। सही, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि द वेट mg कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने क्या किया, वेट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व करा दिया। ये मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट बन गया दैट इज mg cos of थीटा एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, और W sin थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, राइट। तो ये क्या कर रहा है, W sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो मोशन की रिप्रेजेंटेशन भी दे। देखें ये W sin थीटा जो है बेसिकली यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टू प्रोड्यूस द मोशन, क्योंकि देखें इसकी डायरेक्शन वही है जो कि बॉब की मोशन की डायरेक्शन होगी, राइट। तो आगे चलते हैं। सिंस देयर इज नो मोशन इन द बॉब अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, देखें टेंशन की डायरेक्शन में या वेट cos of थीटा की डायरेक्शन में हमारे पास कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी और टेंशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा W cos of थीटा के साथ, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं, सिंस देयर इज नो मोशन इन द बॉब अलोंग द स्ट्रिंग इट मींस दैट टेंशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय mg cos of थीटा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो है इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास किसी किस्म की मोशन नहीं है। दैट्स वाई जो टेंशन होगी वही हमारे पास W cos of थीटा का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या किया हुआ, बैलेंस किया हुआ, जिसकी वजह से ना अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि T दैट विल बी इक्वल्स टू mg cos of थीटा, यानी कि टेंशन और वेट के जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन यहां देखिएगा, यहां हमारे पास आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया है फ्रॉम A टू B, राइट। आपने ऑब्जेक्ट को कहां डिस्प्लेस कराया, फ्रॉम A टू B। तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो जनरेट होगी, देखें आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। आप A से B के ऊपर लेकर जाएंगे तो फोर्स अप्लाई मतलब अप्लाइड फोर्स करेंगे इसके ऊपर, राइट। तो अप्लाइड फोर्स के रिजल्ट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। देखें, और रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट, और रीस्टोरिंग फोर्स आपकी आ रही है ये वाली, दैट इज W sin of थीटा, राइट। तो हम यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करेंगे दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। अप्लाइड फोर्स आपने की है तो आपने नेट फोर्स लगाई है फ्रॉम A टू B, राइट। और रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या है, W sin of थीटा, जो कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की डायरेक्शन में लेकर आ रही है। आपने अप्लाइड फोर्स की है फ्रॉम A टू B, तो B टू A जो है वो कौन सा फैक्टर लेकर आ रहा है, W sin of थीटा। तो W sin of थीटा बेसिकली हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू ma, और रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, W sin of थीटा, एज वी नो द W इक्वल्स टू mg, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर mg रिप्रेजेंट भी कराया हुआ है, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की जगह आ जाएगा mg sin of थीटा, राइट। मास से आपका मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस g sin of थीटा, राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इफ द थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर देखें अगर मैं कंप्लीट सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर मैं इसको जो है वो A टू यानी कि कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो ये एंगल बहुत ही छोटा बन जाएगा। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूंगा तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, दैट इज रेडियन एंगल, राइट। तो एंगल की वैल्यू अगर साइन थीटा को अगर आप रेडियन एंगल पुट करेंगे दैट इज 0.5 और 0.6, तो ये आपके एंगल के इक्वल ही आ जाएगा। दैट मैं यहां पर कह रहा हूं कि अबव इक्वेशन शोज दैट
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द साइन थीटा, यानी कि जितना एंगल ज्यादा होगा, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट आप करवाओगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये कि जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है साइन एंगल के ऊपर, राइट। तो यहां हम कह रहे हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि एंगल, अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूंगा तो ये एंगल बहुत ही कम है, बहुत छोटा है, राइट। तो अगर आप जो है वो बहुत छोटा एंगल होता है तो साइन एंगल उसी एंगल का ही आंसर प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर आप साइन 0.5 रखेंगे रेडियन के अंदर, रेडियन एंगल है बेटा, ये याद रखिएगा, डिग्री में नहीं आएगा आंसर। रेडियन एंगल में अगर आप साइन 0.5 रखेंगे तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.47 यानी कि 0.5 के इक्वल ही आएगा, राइट। तो हम यहां पर कहेंगे व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड अबव इक्वेशन बिकम्स a इक्वल टू माइनस जी, और साइन थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा अगर आप जो है वो साइन को बहुत स्मॉल पुट करेंगे। यानी कि रेडियन एंगल में अगर आप साइन 0.5 ले रहे हैं या 0.6 ले रहे हैं या 0.7 ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है वो एंगल के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि जो एंगल आप पुट करेंगे आंसर आपका वही आ जाएगा। यानी कि अगर मैं साइन 0.5 इन रेडियन पुट कर रहा हूं, यानी कि रेडियन साइन 0.5 जो है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही आंसर करेगा, तो इसका मतलब ये है कि अबव इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू जी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जी थीटा, राइट। तो फिर हम यहां पर यही कह रहे हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल पॉइंट a इज वेरी नियर टू पॉइंट b। अगर मैं देखें, मैं ये कह रहा हूं कि एंगल बहुत छोटा है तो पॉइंट b जो है पॉइंट a के बहुत नजदीक होगा। तो ये जो आर्क बन रहा था मेरे पास a टू b का, ये जो आर्क बन रहा था ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आर्क ए बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द एक्स। अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल बहुत छोटा है तो इनका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सो आर्क लेंथ बिकम्स डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देन ट्राइंगल बी ए ओ। अकॉर्डिंग ये देखें बी ए ओ ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं जो है यहाँ पर साइन एंगल इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मेरे डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर पर मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा साइन थीटा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब हमें जो है वो ट्राइंगल ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी है तो हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो साइन थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस हमारे पास क्या है, ओ सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, आप l ले लें या r ले लें, क्योंकि हमारे पास ये रेडियस ही हो जाएगा सर्कल का। लेंथ हमारे पास जो है वो अगर सर्कुलर पाथ की बात की जाए तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेडियस बन जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय r। वी आर सेइंग दैट द एंगल इज वेरी स्मॉल, देन द आंसर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एंगल। सो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, a इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय आर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन, अच्छा बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमें रिप्रेजेंट कराना भूल गया। इस वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, राइट। देखें जी अपॉन एल, जी को मैंने एल से मतलब यहाँ पे x डिवाइड बाय आर कर दिया बेसिकली गलती से, ये हमारे पास लेंथ ही है, तो x डिवाइड बाय एल करें, x डिवाइड बाय आर करें एक ही बात है। तो ये g डिवाइडेड बाय एल, यानी कि g ऑलरेडी मौजूद है तो g को l से डिवाइड करा दूंगा, x को मैं सेपरेट कर लूंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, g डिवाइड बाय एल इंटू एक्स, राइट। तो नेक्स्ट समय हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द मोशन जी एल एन, देखें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो हमारे पास कांस्टेंट ही होता है और आप स्ट्रिंग की लेंथ को तो चेंज कर नहीं रहे, तो ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सो वी पुट g अपॉन एल इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अगर आप सर्कुलर पाथ की बात करें तो सर्कुलर पाथ में हम लोग जो है वो कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम g अपॉन एल की जगह क्या रख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर रख रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स। जी की जगह, g अपॉन एल की जगह ओमेगा स्क्वायर भी रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट विल इक्वल्स टू माइनस एक्स, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद कांस्टेंट का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ सॉरी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दैट मींस दैट सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं कि अबव इक्वेशन शोज दैट द मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। ये है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेपर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड प्रूव दैट इट्स
मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम लोगों ने जो है वो डिफाइन भी किया और फिर हम लोगों ने प्रूव भी किया कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसके टाइम पीरियड का रिलेशन भी आ जाता है अक्सर पेपर के अंदर, एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। वी नो दैट फॉर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की हमारे पास एक्सेलरेशन हमने क्या बनाया, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, राइट, ए इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। और अगर हम लोग जो है वो इसकी सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन हम लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन क्या बनाया था, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर एंगल की बात हम लोग करें तो सर्कुलर मोशन की बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक अगर सर्कल करता है, सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसका एंगल बहुत कम है। सो दैट्स वाई सर्कुलर पाथ की जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दोनों इक्वेशंस को हम लोग जो है वो मतलब कंपेयर करा लेंगे, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कराने से क्या हो गया, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। तो x से आपका x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल, हम लोग जो है इसके इक्वल कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। सो टाइम पीरियड की मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन करवाई थी, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने इससे पहले वाला रिलेशन करवाया था, दैट टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, राइट, t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट जी अपॉन एल। तो यहाँ पर जो है जब डिनोमिनेटर के अंदर ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी, दैट इज द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि सिंपल पेंडुलम को जो टाइम है वो डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ द बॉब, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर। तो मतलब ये है कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा, राइट। और अगर आप जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को कम कर दोगे तो आपका टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका जो है वो टाइम पीरियड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो है सरफेस मून के ऊपर चले जाओ तो मून के ऊपर आपका टाइम पीरियड जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, बिकॉज क्योंकि वहां पर आपकी ग्रेविटी जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, राइट। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अबव इक्वेशन शोज दैट द लॉन्गर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर विल बी इट्स टाइम पीरियड, यानी कि लेंथ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका जो है वो टाइम पीरियड, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा आपके पास टाइम पीरियड होगा। सेकंडली हमारे पास क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, यानी कि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी मास का अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटी के ऊपर तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड सेम आएगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या है, दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, दैट मींस एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एज द टाइम पीरियड इंक्रीजेस, यानी कि आप जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हैं। ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 7.5 दैट इज सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से आता है, और डेरिवेशन भी मैंने आपको करवा दी है, डेफिनेशन भी करवा दी है। तो बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सही। और इंशाल्लाह हम जो है वो देखें टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिसंबर तक आपको जो है वो चैप्टर 8 करा दूंगा, चैप्टर 7 करा दूंगा, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कराने की कोशिश करूँ, सही। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।